बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, काबीना की मंजूरी के बाद दोनों ऐवानों सेनेट और कौमी असम्बली ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। दोनों ऐवानों से मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म ने दस्तावेज़ को दस्तखत के लिए सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी को भिजवाया और उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम के गज़ट नोटिफिकेशन पर जब दस्तखत किए तो उसके बाद तरामीम बाकायदा तौर पर आइन का हिस्सा बन गई। हमारी आज की टॉप स्टोरीज में सबसे पहले हम इसी पे बात करेंगे कि आईनी तरामीम तो हो गई, लेकिन अदलिया पर अब इसके क्या असरात मुरतब होंगे। इसके बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जिसके इंट्रा पार्टी इंतखाबात की मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है। चीफ जस्टिस और हामिद खान में कुछ सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ है। क्या गुफ्तगू हुई आपसे शेयर भी करेंगे और इस पे हम डिस्कस भी करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आज हम बात करेंगे कि इसराइल के बाद अब ईरान ने अमरीका को भी खबरदार कर दिया है। क्या कहा है ईरान ने, ये हम बात करेंगे और इसके क्या असरात मुरतब होंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सबसे अहम खबर 26वीं आईनी तरमीम जो कि मंजूर हो गई है। इसके बाद अब पहला मरहला ये होगा कि नए चीफ जस्टिस की तकर्री होगी। मौजूदा चीफ जस्टिस 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक 3 नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजने के पाबंद हैं और ये कमेटी 3 जजेस में से एक का तकर्रुर करेगी। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने मुल्क गिर तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है। वुकला तहरीक चलाने का ऐलान उन्होंने किया है, जैसे 2007 में भी हमने देखा कि वुकला तहरीक का आगाज हुआ था। इस सब पे पूरी सूरत हाल पे बात करने के लिए हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। अपने पैनल का मैं आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद आदिल साहब, इफ्तिखार फिरदौस साहब और सना मिर्ज़ा साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया है। सबसे पहले मोहम्मद आदिल साहब, आपका रुख करती हूँ और आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि बिलाखिर हमने देखा कि 26वीं आईनी तरमीम तो मंजूर हो गई है। कियोस की सी सूरत हाल अब आपको बनती नजर आ रही है, क्योंकि वुकला तहरीक चलाने का ऐलान भी किया है। इसे ऐलान कह दें, धमकी कह दें, जो भी हम समझ लें। देखिए, इसका जो 19वीं तरमीम हुई थी उस वक्त जस्टिस इफ्तिखार चौधरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे और एक तवील जो है वो रोड जो है एहतजाज के बाद जो है वो वापस आए थे और उसके बाद फिर उन्होंने एक जिसे कहते हैं कि थ्रेट करके, उस वक्त की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी जो उससे जो है वो इसको 19वीं तरमीम जो है पास करवाई। 19वीं और अब जो है वो 26वीं तरमीम पास हुई है। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 19वीं तरमीम जिस वक्त पास हुई थी तो एक अहम इदारे की यानी कि इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट जो है वो उस टाइम अदलिया को हासिल थी, तो इसलिए अदलिया उस वक्त ये करवाने में कामयाब हो गई थी। इस वक्त जो 26वीं आईनी तरमीम है इसमें यकीनी तौर पे जो है इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट जो है वो पार्लियामेंट को है, जिसके बाद ये दोबारा इख्तियार जो है वो पार्लियामेंट के पास आ गया। तो पार्लियामेंट की जो सुपरमेसी है वो एक तरह से कायम हो गई। जहाँ तक वुकला तहरीक का ताल्लुक है, मैं जैसे कह रहा था कि जो 2007 की जिस वुकला तहरीक की आप बात कर रही हैं उसका एक पस मंज़र है कि इफ्तिखार चौधरी से जब इस्तीफ़ा मांगा गया था तो उस वक्त के जो DGI थे अशफाक परवेज़ कियानी, उन्होंने ख़ास तौर पर इनको कहा था, इफ्तिखार चौधरी को जनरल मुशर्रफ से मुलाकात से पहले एक कमरे के अंदर 3 इंटेलिजेंस सरबराह थे, उसमें जनरल अशफाक परवेज़ कियानी मौजूद थे और इन्होंने उस वक्त सरगोशी की थी इफ्तिखार चौधरी को कि वो रिज़ाइन ना दें। एक डिक्टेटर मौजूद था मुल्क के अंदर और उसके पास सदर ममलिकत के भी इख्तियार थे, लेकिन उसके बावजूद इफ्तिखार चौधरी जो है उन्होंने रिज़ाइन नहीं किया और उसके बाद एक वुकला तहरीक शुरू हुई जिसको यकीनी तौर पर सपोर्ट उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट की थी। सपोर्ट का डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। सना आप किस तरह से देख रही हैं? आपको लग रहा है कि सपोर्ट किसी और जानिब थी, अब सपोर्ट किसी और जानिब है, तो झुकाव और कबूलियत मकबूलियत का जो खेल है ये अभी भी हम देखेंगे कि रहेगा वैसे ही? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कबूलियत की बात कर रही हैं या हुकूमत की? हुकूमत को तो देखिए केस कबूल करना था। हुकूमत की देखिए, बात यह है कि हमें पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हुकूमत यानी तरमीम क्यों चाहती थी। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस पर हुकूमत आ गई है तो इसका मतलब ये ना समझा जाए कि हुकूमत अपने जिस एम के तहत ये अमेंडमेंट चाहती थी उसमें कामयाब नहीं हो सकी थी। हुकूमत को जो चाहिए था हुकूमत वो अचीव तकरीबन कर चुकी है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल देखिए स्ट्रक्चर को अगर आप समझे तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो
मकसद था वही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस से अचीव करने की कोशिश की जा रही है। जो जुडिशल कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की फॉर्मेशन करेगा उसमें ज्यादातर अक्सरियत जो है वो आपके पार्लिमानी लोगों की होगी। उस पार्लिमानी लोगों में भी 2/3 मेजोरिटी हुकूमत के पास मौजूद होगी, अपोजिशन उसमें अक्लियत में होगी। तो जो डिसीजन वो लाना चाहते हैं वो वहां पर अचीव कर लेंगे। अब अगर जजेस की तैनाती के ऊपर आऊं, चीफ जस्टिस की तैनाती के ऊपर आऊं, तो उसमें भी यही बात है। अगर चीफ जस्टिस की तैनाती के पर्सपेक्टिव में आप देखें तो जो उसमें रेशो बनाई गई है उसमें 3 जजेस लेने हैं। असल सवाल ये नहीं है कि अब सिलेक्शन क्या होगी, बेसिकली असल सवाल ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो कि प्राइम टारगेट थे बेसिकली हुकूमत का भी, उनके हवाले से, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो कि उसमें सेकंड नंबर पर आते थे, उनके हवाले से रिजर्वेशंस थी हुकूमत की। लेकिन जो तीसरे जज हैं उनके हवाले से खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिजर्वेशंस हैं। तो मुझे पर्सनली ऐसे लगता है, बाकी आपके पैनल ज्यादा बेहतर इसमें बता सकते हैं, कि जो 2 जजेस हैं उसके हवाले से हुकूमत की रिजर्वेशंस मौजूद हैं। अब जो तीसरे जज अगर वो सामने आते हैं तो क्या उसमें वो कामयाब हो सकेगी हुकूमत, क्योंकि जो पार्लिमानी कमेटी के नंबर्स बन रहे हैं उस हिसाब से देखा जाए तो मंसूर अली शाह साहब इसमें आउट होते नजर आते हैं। लेकिन चलें, अगर इसको हम कबल वक्त भी तस्वुर कर लें तो भी ये देखना होगा कि अपोजिशन इसमें क्या स्टांस लेती है, क्योंकि अगर वकला की तरफ से एहतजाज की बात की जा रही है या पीटीआई की तरफ से एहतजाज की बात की जा रही है तो दोनों सूरतों में उस एहतजाज का कुछ हासिल नहीं होगा। जहां तक बात है कि हुकूमत, इफ्तिखार फिरदौस साहब, आपको भी ये लगता है कि जो एहतजाज किया जाएगा वकला की जानिब से उससे कुछ नतीजा नहीं निकलेगा? देखिए, मैं सिर्फ ये अर्ज करूंगी कि एहतजाज का नतीजा इफ्तिखार फिरदौस साहब, देखिए जो बदअमनी का आंसर है वो तो रहेगा, लेकिन जहां तक एहतजाज की सूरत हाल है, मेरा नहीं लगता कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब हो चुकी है, इसमें अब किसी किस्म के इबहाम की जरूरत नहीं है। जिस उनकी चीजें हुकूमत को चाहिए थी वो सारी चीजें उनको मिल गई हैं, और अब तो बाकायदा तौर पर जो है नाम भी सामने आने लग गए हैं कि कौन से जजेस जो है वो मंजूर नजर होंगे और किसको किस जगह पर तैनात जो है वो किया जाएगा। वो जहन साजी जो है वो पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी जो है वो शुरू है। कानूनी तौर पर तो ऑब्वियसली चीजें मुख्तलिफ हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये एक पहलू जो है वो रहेगा कि जहां तक स्ट्रीट पावर का ताल्लुक है, 2007 में हमने देखा कि ऑब्वियसली सिचुएशन थोड़ी अलग थी। उस वक्त चीफ जस्टिस को रीइंस्टेट करना था। अब उन्होंने ऐलान किया कि 25 तारीख के बाद जब काजी फायज ईसा साहब जो है वो रिटायरमेंट लेंगे तो वो उसको यौम तशक्कुर के तौर पे मनाएंगे और आगे जो है अपनी वकिलात तहरीक का जो है वो एहतमाम जो है वो करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसे कोई बड़ा असर जो है पड़ेगा। हुकूमत को जो चाहिए था वो उन्होंने अचीव कर दिया है। ठीक है, आपको लगता है कि हुकूमत को जो चाहिए था वो उसने अचीव कर लिया। आदिल साहब, अब बात ये भी है कि काजी फायज ईसा साहब ने 3 सीनियर तरीन जज के नाम देने हैं। वक्त अब कम रह गया है, 22 अक्टूबर रात 12 बजे तक ये 3 नाम उनकी जानिब से मंजर आम पर आएंगे। आपको लगता है कि ये 3 नाम उनकी जानिब से वक्त पे दे दिए जाएंगे? देखें, वो तो एक ओपन सीक्रेट है कि 3 सीनियर जज हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी। और ये भी है अब मसला जो है वो चीफ जस्टिस की तकर्री का नहीं है। अब चीफ जस्टिस जो भी आ जाए, इन तीनों में से जिसको मर्जी चीफ जस्टिस बना दें, उसके पास वो जो इख्तियारात आईनी अदालत के, आईनी बेंच के पास होंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उस बेंच को जो है वो कौन हेड करेगा, सीनियर तरीन जज जो है। तो बहुत सारी, जैसे आज एक केस के दौरान जस्टिस आयशा ने जो है वो रिमार्क्स दिए कि आप जाने और आपकी जो है वो आईनी अदालत जाने, आईनी बेंच जाने। तो अंदर अदलिया के अंदर एक खिचड़ी तो जरूर है, लेकिन उसका फायदा नहीं है। अब चीफ जस्टिस जिसको मर्जी बना दे, उसने तो रूटीन के केसेस निपटाने हैं। जितने आईनी केसेस हैं जिससे हुकूमत के ऊपर डायरेक्टली इफेक्ट होता है, वो बेंच बहुत इंपॉर्टेंट है। उस बेंच की तकर्री में जो जज जो हुकूमत का और उनके सहाती उनकी जो दिगर इत्तेहादी हैं, उनका जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से सिलेक्शन करते हैं, किस तरह से चारों सूबों से जज की सिलेक्शन करके एक सीनियर जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो, अगर ये 3 जज इधर आ जाएंगे तो जस्टिस अमीनुद्दीन वहाँ जो चौथे पांचवें नंबर पे हैं वो सीनियर तरीन जज हो जाएंगे, जिनके बारे में एक राय जाती है कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा की तरफ उनका रुझान ज्यादा है उनकी। तो हो सकता है कि जो नए आईनी
बेंच बनने जा रहा हो, उसमें बतौर सीनियर तरीन जज वो उस बेंच का हिस्सा हो, तो सारे जो केसेस हैं जो आइन से रिलेटेड हैं या हुकूमत को 184 के इस्तेमाल के हवाले से जो माजी में हुकूमत को मुश्किलात रही हैं, जिन इस एक 52B जो सदर के पास इख्तियार था, जिसकी वजह से 2 हुकूमतें जो है वो घर गई, अब उसके बाद अदलिया ने 184(3) के तहत जो है चीफ अपना प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजना शुरू कर दिया। तो वो इख्तियार जो है अब एक मखसूस बेंच के पास चला जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है कि उस बेंच में कौन कौन से जजेस होंगे और उसके लिए जो चीजें हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, यानी ये बेंच बहुत ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है। इफ्तिखार साहब, आपको भी ऐसा ही लगता है कि बेंच की ना सिर्फ बहुत ज्यादा अहमियत हो गई है बल्कि बेंच पे अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आयद होती है, तमाम तर नजरें अब इस बेंच पे ही होंगी? जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय है नहीं, क्योंकि अगर आप देखें और जो हुकूमत का जो है एक मौक़िफ़ भी रहा है और जिसमें काफ़ी हद दर्जे तक अपोजिशन की जमातें, ऑब्वियसली मौलाना फजल रहमान साहब ने तो वोट उनके हक में दिया है, बट पीटीआई के भी काफ़ी जो कारकुनान थे और उनके जो लीडर्स हैं वो इसी तरफ जो है उनका रुझान था कि ये एक राइट प्रोसेस है, होना चाहिए। और आदिल साहब ने उसका पस मंज़र जो है वो बयान कर दिया कि 2 वज़ीर आज़म को भेज दिया गया, हुकूमतें जो है वो जुडिशरी के ज़रिए जो है वो तोड़ दी गई, केसेस जो है वो बनाए गए पॉलिटिकल जो है वो उसके नेचर के। लेकिन अगर आप देखें तो इस सब के अंदर जो है वो एक प्रोसेस जो है वो नज़र आता है इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, जिसको वो राइट साइजिंग समझते हैं। अब वो राइट साइजिंग है या नहीं है वो एक अलग बहस है, लेकिन पहले उन्होंने जो इख्तियार अदलिया को जो है वो माजी में दिया था इसी इस्टेब्लिशमेंट ने, अब वो वापस आकर जो है वो पार्लियामेंट को जो है वो दे दिया। उसी तरह पॉलिटिकल रेलम के अंदर जो चार्जेस लगाए गए थे इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि उन्होंने एक मखसूस पार्टी को जो है वो अपने मंजूर नज़र जो है वो रखा और उनको जो है वो इक़्तिदार में लेकर आए, तो अब उनसे लेकर जो है वो बाकी दीगर पार्टीज के अंदर जो है वो तकसीम करने का जो है वो अमल जो है वो शुरू है। तो जो 2 मेजर चैलेंजेस थे सामने और जो इल्जामात थे एस्टैब्लिशमेंट पर, वो उसको एक लेवल प्लेइंग फील्ड का जो लफ्ज काफी अरसे तक दोबारा इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन यही लफ्ज इस्तेमाल होता आ रहा था जब से जो है ये पीडीएम की हुकूमत और उसके बाद वाला जो बयानिया चल रहा है, तो काफी हद दर्जे तक वो लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टैब्लिश हो चुका है। अब देखना यह है कि इसमें जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं जो कंट्रोल में नहीं आते, वो किस तरह जो है वो रिएक्ट करते हैं, और उसमें ऑब्वियसली अदलिया की अंदर की तरफ से जो बातें आ रही हैं, जैसे आज बिल्कुल ऐसे ही अदलिया के अंदर की तरफ से आवाज़ें आ रही हैं। हामिद खान ये कह रहे हैं कि 2 अलग इदारे हैं, पार्लियामेंट और अदलिया, और अगर एक दूसरे के काम में मुदाखलत होगी तो काम ठीक से नहीं चलेगा। सना, आपको भी ऐसा लगता है कि इस आईनी तरमीम के बाद अदलिया तनज़ुली का शिकार हो रही है, जिस तरह से वकला तंजीम की जानिब से भी कहा जा रहा है और वो कह रहे हैं कि अब हम एहतजाज के लिए निकलेंगे? देखिए जवेरिया, इसके 2 पहलू हैं। एक तो पहले ये देख लें कि क्या वाकई अदलिया को इससे नुकसान पहुंचेगा या नहीं। अगर मैं केसेस के बर्डन की बात करूं, जो कि बेसिकली हुकूमत का आर्ग्यूमेंट है कि क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस की वजह से जो कोर्ट्स हैं वो बिजी रहती हैं, तो फिर मेरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर 17 जजेस क्यों हैं, 23 क्यों नहीं किए गए अभी तक? जिस तरह इंडिया में 34 जजेस मौजूद हैं, हमें नंबर बढ़ाने में क्या तकलीफ है? फिर ये कि हाई कोर्ट में जो आपके पास स्पेसेस मौजूद हैं उनको क्यों आप ऑक्यूपाई नहीं कर रहे? क्यों आपके पास 50,000 के करीब केसेस जो हैं वो अभी तक पेंडिंग पड़े हुए हैं? तो पहले तो ये कि आपने अगर पेंडिंग केसेस को खत्म करना है तो पहले जजेस की तादाद लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में बढ़ाई जाए। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसको दुरुस्त मान लें तो फिर ये भी क्राइटेरिया, उसमें एक कुछ पहलू अच्छे भी हैं, कुछ पहलू उसमें मनफी भी हैं। पहले ये होता था कि 1 साल तक पिटीशन नहीं लगाई जाती थी। मैं ताजा मिसाल देती हूँ, आर्टिकल 63A की जो एप्लीकेशन थी 1.5 साल से मौजूद थी तकरीबन, या 7 साल से मौजूद थी पेंडिंग में। नजरसानी की अपील की गई थी, वो नजरसानी की अपील अभी सुनी गई क्योंकि फ्लोर क्रॉसिंग की राह आपने हमवार की, हॉर्स ट्रेडिंग की राह आपने हमवार की। जो 3 से 4 के करीब वोट हुकूमत को जरूरत है, अगर वो पूरे हुए तो मेरा सवाल यह है कि क्या उसको पूरे करने के लिए हुकूमत की तरफ से दरवाजा नहीं खोला गया? क्या सुप्रीम कोर्ट को आपने कंट्रोवर्शियल नहीं किया उन केसेस को उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करने में? जहां तक एहतजाज की बात है तो आई थिंक हामिद खान साहब का एक सर्टेन ग्रुप है अदलिया में, जिस तरीके से वकला की कम्युनिटी है उसमें मुख्तलिफ वकला के मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। हामिद खान साहब सिर्फ एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो एहतजाज की बात कर रहे हैं तो वो एक सर्टेन ग्रुप ही कर सकता है। आबिद जुबैरी साहब का भी इसी किस्म का स्टांस रहा, जो कि साबित सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, लेकिन पूरी अदलिया को वो रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। दूसरी, जहां तक बात है जजेस की, तो आई थिंक ये चीज पहले कन्वे करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एकदम मखसूस नशिस्तों के हवाले से तफसीली फैसला आया। तो ये तमाम चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं।
अब ये देखना होगा कि अदलिया का जो एक नया चेहरा, एक नया परसेप्शन अब सामने आ रहा है, क्या वो इसको डाइजेस्ट करेगी या नहीं करेगी। लेकिन अगर हम ये सोच रहे हैं कि इस हवाले से रिव्यूज के लिए और मुख्तलिफ खासों की सूरत में कोई कोर्ट्स में नहीं जाएगा, तो ऐसा नहीं है। एक लंबी फहरिस्त है और कोर्ट्स में लोग जाते रहेंगे, लेकिन इवेंचुअली जो चीज कानून और आइन का हिस्सा बन चुकी है उसको शायद अब तब्दील नहीं किया जा सके। इससे पहले आने वाली जितनी भी तरामीम पाकिस्तान के आइन का हिस्सा रही हैं, उन तरामीम में अगर अमेंडमेंट्स की गई तो वो कोर्ट्स में नहीं की गई, वो अमेंडमेंट्स पार्लियामेंट के अंदर ही हुई हैं। अगर तो इसमें कोई तब्दीली होगी तो वो पार्लियामेंट के अंदर ही हो सकती है। जो होना था वो हो चुका है, इसके ऊपर अब सिवाय मर्सिया पढ़ने के और कुछ नहीं किया जा सकता है। यानी जो होना था वो अब हो गया है। लेकिन आदिल साहब, सवाल अब ये भी है ना, केसेस के बारे में भी बाइफ्रिकेट करते हुए तरह से बाइफ्रिकेट किया जाएगा कि कौन सा केस अब आईनी बेंच सुनेगा, कौन सा केस आम बेंच सुनेगा। देखिए, ये आज एक केस के दौरान जो है वो मामला हुआ, जैसे काजी फाइज ऐसा जो ईसा जो हैं वो एक रिव्यू सुन रहे थे जो इनकी तहरीक इंसाफ का था। उसमें तहरीक इंसाफ ने खुद इस चीज़ की प्ली ली कि चूंकि ये आईनी मैटर है तो आप इसको नहीं सुन सकते। तो उस पर काजी फाइज ईसा ने जो जवाब दिया वो तो उनका तो कहना था कि जी मैं नहीं जानता कि कोई आईनी तरमीम हुई है या नहीं हुई है, और उन्होंने उसको डिसमिस कर दिया, मुस्तरद कर दी उनकी दरख्वास्त जो रिव्यू की थी। अब उसके बाद एक और केस के अंदर यही मसला पैदा हुआ कि उसके अंदर सवाल ये उठा कि ये आईनी मामला है कि आइन के किस आर्टिकल का, जहां पे भी आइन आएगा क्या हर केस जो है जो आइन से रिलेटेड होगा वो जो है आईनी बेंच के पास जाएगा, तो सारा का सारा बर्डन लोग अपने केसेस को इल्तवा का शिकार करने के लिए ये पॉइंट्स उठाते रहेंगे। और जैसे आज मंसूर अली शाह ने कहा कि अभी तो हमें भी टाइम लगेगा इस सारे मामले को समझने के लिए कि कौन सा केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट का बकाया जो बेंच है वो सुनेगा और कौन सा केस जो है वो आईनी बेंच के पास रेफर होगा। तो आईने पाकिस्तान जो है वो बहुत सारी जगह पे जो है उसका असरात होते हैं, उससे चीज़ें इंटरलिंक हैं हर चीज़। तो अगर हर चीज़ का जवाब बनाकर अगर क्योंकि एक पार्टी दूसरी पार्टी के खिलाफ मामले को डिले में लेके जाने की कोशिश करेगी तो ये एक कंट्रोवर्शियल जो है वो सूरत हाल जो डेवलप हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अंदर, और बहुत सारे केसेस बजाय इसके कि वो हल हो वो इल्तवा की तरफ जाएंगे कि ये कंफ्यूजन रहेगी कि क्या ये आइन के मुताबिक ये नॉर्मल सुप्रीम कोर्ट इसको जो है वो सुनेगी या आइन जो आइनी मामला है इसको जो है आइनी बेंच जो है वो एड्रेस करेगा। तो ये एक कंफ्यूजन अब हमें आने वाले दिनों के अंदर बहुत सारे केसेस के अंदर नजर आएगी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इस वक्त वकला तहरीक की बात हो रही है, देखे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उस जो सुप्रीम कोर्ट बार है उसके ऊपर इन्फ्लुएंस जो है हुकूमत का है, जो पाकिस्तान बार है उसके ऊपर भी इन्फ्लुएंस जो है वो हुकूमत पे। आने वाले दिनों में जो है सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन होने जा रहा है। इस वक्त तमाम यानी कि हुकूमती वकला, हुकूमत की जो हमायत याफ्ता बॉडी है वो भी और जो हामिद खान की हमायत याफ्ता बॉडी है, दोनों की कोशिश है कि इस मौके पर एक ऐसी हाइप क्रिएट की जाए जो उनको आने वाले इलेक्शन के अंदर सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन के अंदर फायदा दे सके। ठीक है, तो आईनी तरमीम के बाद जो सूरत हाल हमें लग रही थी कि कुछ अब बेहतरी की तरफ जाएगी, लेकिन केओस की सूरत हाल अभी बाकी है और कुछ कंट्रोवर्सी हैं, कुछ सवालात ऐसे हैं जो वक्त के साथ हमें उसके जवाब भी मिलेंगे और जो कंफ्यूजन है वो वक्त के साथ वो दूर होगी। अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्त खारिज कर दी गई है, क्या वजह बनी, क्या गुफ्तगू हुई, क्या मुकालमा रहा, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डायरेक्ट लाइन में मैं जवेरिया जैद आपके साथ मौजूद हूँ, हमारा पैनल भी हमारे साथ मौजूद है और अभी हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतालिक जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी गई है। आज दौरान समात बहुत इंटरेस्टिंग जुमलों का तबादला भी हुआ। हमने देखा कि चीफ जस्टिस और हामिद खान बड़े तल्ख जुमलों का तबादला करते हुए नजर आए। सना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जो मौजूदा 3 रुकनी बेंच है उस पे एतराज़ उठा दिया और कहा है कि इस 3 रुकनी बेंच की मौजूदगी में हम ये केस आगे प्रोसीड नहीं करेंगे। देखिए, अब थोड़ा सा एक चीज़ ये भी देखने की ज़रूरत है कि हामिद खान साहब को ये आज कहने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बहुत दिनों से रिजर्वेशन तो थी, बल्कि शायद बहुत दिनों नहीं, बहुत हफ्तों, बहुत महीनों से रिजर्वेशन थी जस्टिस फाइज ईसा साहब के हवाले से। लेकिन अब क्योंकि उनको क्लियर है कि वो शायद चंद दिनों के मेहमान हैं और उन्होंने आखिरी 1 से 2 दिन मजीद हेयरिंग्स करनी है, तो उसके बाद उन्होंने आज कहा कि मुझे आज ये खुलकर कहने दें कि आपके ऊपर तासुबी होने का इल्ज़ाम मौजूद है या आपके ऊपर एलिगेशंस हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत हो, दोनों के एक ही तरह के मौक़िफ़ होते हैं। जब तक उनके हक़ में फैसले आ रहे होते हैं तब
जब तक उनको अदलिया बेहतर लगती है। कुछ महीने पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमें ये माहौल नजर आता था कि जस्टिस आमिर फारूक साहब के ऊपर भी तनकीद होती थी, लेकिन उस तनकीद का नतीजा ये निकला कि एक टाइम आया और किसी खास वजूहात की बिना के ऊपर जस्टिस आमिर फारूक साहब जो है उनका जहन तब्दील हुआ और फिर उसके बाद हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से किसी हद तक रिलीफ की गुंजाइश पैदा हुई। वहीं हमने पेशावर हाई कोर्ट को भी देखा। तो आई थिंक हामिद खान साहब जो बात कर रहे थे वो यकीनन अपने जो एक इख्तितामी दौर है जस्टिस फाइजीजा साहब का, उसके बारे में वो ये गुफ्तगू करना चाहते थे और वो हैं भी बड़े वोकल। उन्होंने जाते जाते ये बात कह दी, लेकिन असल मसला ये नहीं है कि वो ये दरखास्त लेके गए। असल मसला ये है कि जो उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं उस हवाले से अगर सवालात उठ रहे हैं तो वहां पर मौजूद एक जज साहिबा ने भी ये सवाल किया कि ये तो एक हफ्ते का मसला है। बिल्कुल ऐसा ही। मेरा ख्याल ये है कि चाहे मुस्लिम लीग नून हो, JUIFA को भी अभी कुछ हफ्ते पहले यही नोटिस दिए गए थे इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि उनके अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात क्यों नहीं हो सके जब JUIFA जो है वो अंडर प्रेशर थी। तो आई थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इसके रूट कॉज को समझना पड़ेगा कि क्या वाकई उनको सिर्फ टारगेट करके इंट्रा पार्टी इंतखाबात को जवाज बनाकर उनको अंडर प्रेशर लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये सारा मसला मखसूस नशिस्तों से लेके इंट्रा पार्टी इंतखाबात तक और पार्टी निशान से लेके पार्टी के नाम तक ये सारा मसला खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मसाइल के गिर्द घूमता है। अगर तो ये चीज क्लियर हो सके तो आई थिंक उसके बाद शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पोजीशन में हो सकती है। लेकिन बहैसियत आर्ग्यूमेंट हामिद खान साहब ने अगर ये बात की तो शायद हमें उसको बहुत ज्यादा इसलिए सीरियस लेने की जरूरत नहीं है कि अब फाइजीसा साहब चंद दिनों के बाद वैसे भी रुखसत हो जाएंगे, तो जो ग्रज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिल में उनके लिए मौजूद था वो ऑब्वियसली किसी ना किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर तो निकालना उन्होंने था और आई थिंक उन्होंने वही किया है। इफ्तिखार साहब, आपको भी ये लगता है कि आज जो ग्रज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दिल में वो हामिद साहब ने निकाला है? और जिस तरह सना भी बात करी थी, अगर अंदर के इख्तलाफात हल हो जाएं तो फिर अपेरेंटली जो बाहर की मसले मसाइल हैं वो भी हल होते हुए नजर आएंगे हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखिए, ये तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू है। अच्छा। कि अगर अंदर के मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे तो चीजें जो है बेहतरी की तरफ जाएंगी। जो हामिद खान साहब का मुकालमा है चीफ जस्टिस साहब के साथ है, ये कोई पहली बार नहीं है। आज उन्होंने शायद कुछ ज्यादा बुरी बात कर दी और शायद उसका कॉन्टेक्स्ट भी ऐसा है कि हमें भी जो है ऐसा लगता है कि उन्होंने ज्यादा बात कर दी, लेकिन इसका एक तसलसल है। बल्कि जो जस्टिस ने हामिद खान साहब को कई बार जो है वो खामोश रहने के लिए भी जो है वो कहा है, जिस पर उन्होंने रिएक्ट भी किया इससे पहले हियरिंग्स के अंदर। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, पहली बार नहीं है कि ये बात जो है वो सामने आई। दूसरी बात जो है वो जरूरी है यहाँ पर समझना कि जो हियरिंग थी और उसके ऊपर एतराज भी आया कि आप ये नहीं सुन सकते क्योंकि अब जो है वो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो हो गई है। तो कुछ जराए जो है वो इस बात की तस्दीक भी करते हैं कि दे वांटेड टू थ्रो आउट दिस केस, इसलिए उसके सिग्नेचर में भी जो है वो थोड़ा टाइम जो है वो सदर ने जो है वो लिया था। तो ये मामला इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि सिर्फ तहरीक इंसाफ की अंदरूनी इख्तिलाफात की वजह से वो आकर वो गुस्से में आ गए। इसकी एक पूरी हिस्ट्री भी है और मेरे ख्याल में ये तलख कलामी सिर्फ काजी फाइजीसा के साथ जो है वो नहीं रहेगी। अगला जो भी चीफ जस्टिस बनेगा, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो है वो हिस्से में आए, चाहे वो इस सुप्रीम कोर्ट के हिस्से में आएगा, ये एक बहस मुबाहिसा जो है वो चलता रहेगा। क्योंकि आगे जितने पहले तो केसेस जो है वो चल चुके हैं, लेकिन आगे जो इमरान खान से रिलेटेड केसेस हैं या PTI से रिलेटेड केसेस हैं वो सब इन्हीं दो कोर्ट्स के अंदर सुने जाएंगे। तो आपको ऐसे यही दो कोर्ट्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट है, सारे केसेस इन्हीं में सुने जाएंगे। आदिल साहब, 26वीं आईनी तरमीम का हवाला दिया आज बैरिस्टर अली जफर ने और कहा है कि उस हवाले से ये बेंच जो है वो ये केस नहीं सुन सकता। क्या कहता है 26वीं आईनी तरमीम में इस केस के हवाले से और इस बेंच के हवाले से क्या ही ऐसी बात है जिसकी वजह से ये कहा गया है कि ये केस नहीं सुनेगा बेंच? जाहिर सी बात है वो आइन रिलेटेड मामला है, इलेक्शन एक्ट का उसमें है जिक्र। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी ये भी अब आइनी बेंच ही सुनेगा। तहरीक इंसाफ हर चीज को पॉलिटिसाइज करती है, हर चीज को पॉलिटिसाइज करती है। नैब के मामले पर तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि उन्होंने उसको गलत करार दिया जब हुकूमत ने जो है नैब तरमीम की, उसके ऊपर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए और वहाँ पे दलाइल दिए। लेकिन फिर हमने देखा कि कोई उन्हीं दिनों के अंदर, यानी कि जैसे ही नैब तरमीम का फैसला जो है वो मुस्तरद हुआ, इनकी दरख्वास्त मुस्तरद हुई और फिर इमरान खान साहब ने उसी नैब तरमीम के तहत जो है रिलीफ लेने के लिए कोर्ट में दरख्वास्त दी कि मुझे, चूँकि ये नैब कवानीन आ गए हैं, ये तरमीम हो गई हैं, तो अब इसके तहत मुझे रिलीफ दिया जाए। एक तरफ वो
उनको उन तरामीम की मुखालफत करते हैं और दूसरी तरफ जो है उन्हीं तरामीम से जो है वो फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। आज भी कल असम्बली के फ्लोर के ऊपर भी वो उसकी मुखालफत कर रहे थे 26वीं आईनी तरमीम की, और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर 26वीं जो आईनी तरमीम है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश की कि ये केस तो काजी फाइज ईसा जो है वो उसको वापस कर दें और ये आईनी अदालत की तरफ चला जाए और इनको कोई स्पेस मिल जाए। लेकिन ऐसा इस वजह से भी नहीं हुआ, जैसे इफ्तिखार कह रहे थे कि सदर ममलिकत जब रात पार्लियामेंट ने मंजूर की तरमीम, उस वक्त एक मैसेज आया ऐवान सदर से कि 8 बजे जो है वो एक स्पेशल तकरीब होगी जिसमें सदर ममलिकत जो है वो साइन करेंगे। और उसके फिर कुछ देर बाद जब तरमीम मंजूर हो गई तो फिर मैसेज आया कि सदर ममलिकत 6 बजे जो है साइन करेंगे। कोशिश ये थी कि जो सूरज निकलने से पहले पहले इस तरमीम पे दस्तखत हो जाए। और जिस टाइम 6 बजे मेहमान वहाँ पहुँचना शुरू हुए तो बताया गया कि अब फैसला हुआ है कि इस पे दस्तखत जो है वो ताखीर से होंगे। तो यानी कि एक हर चीज़ का एक पस मंज़र है। ये हो सकता है कि ये हुआ हो कि पता था कि आज सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन है और उसके नतीजे में आज सदर ने साइन तो कर दिए हैं, आईनी तरमीम गजट नोटिफिकेशन का हिस्सा भी बन गई है, लेकिन वो थोड़े ताखीर से कि इस दौरान वो केस की समाअत हुई। लेकिन अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन को क्यों कंट्रोवर्शियल बना रही है। हर दफा उनका इलेक्शन जो है उसमें कंट्रोवर्सी जो है वो पैदा होती है। तो बिल्कुल ऐसे ही तहरीक इंसाफ खुद इसको कंट्रोवर्शियल बना रही है। सना, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ऑपोजिशन इस तरमीम से कुछ फायदा हासिल कर पाएगी? जिस तरह से अभी आदि बात कर रहे थे कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि इसकी भरपूर मुखालिफत हो रही है, दूसरी जानिब जहां पे अपना फायदा नजर आ रहा है तो इसकी फिर हिमायत भी नजर आती है। देखिए, मेरा ख्याल है कि तब तक ही ज्यादा फायदा उठाया जाएगा जब तक फाइज साहब कुछ दिन के मेहमान हैं, उनसे हर दिन ये सवाल किया जाएगा कि आप कैसे ये केसेस सुन सकते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है, नैब का सही हवाला दिया आपके किसी पैनलिस्ट ने कि जब नैब के अमेंडमेंट्स, हालांकि उन अमेंडमेंट्स के खिलाफ खुद खान साहब गए थे, लेकिन जब वो फैसला नाफिजुल अमल हुआ तो उसका फायदा इनडायरेक्टली खान साहब को भी हुआ। लेकिन इन द लॉन्ग टर्म जितने नुकसानात उस अमेंडमेंट्स की वजह से हुए जो कि नैब के कवानीन में थे, वो आपके भी सामने, हमारे भी सामने। अब ये जो अमेंडमेंट्स की गई हैं, ये दुरुस्त कह रहे हैं आदिल भाई कि जिस तरीके से और जितनी उजलत में की गई, मतलब ऐसी क्या आपको इमरजेंसी थी कि आपने आधी रात से लेकर अलग सुबह तक ये अमेंडमेंट्स करवाई? यकीनन इसकी एक ही वजह है और वो वजह यह है कि आपको चीफ जस्टिस के जाने से 3 दिन पहले कम से कम नॉमिनेट करना है कि नया चीफ जस्टिस कौन होगा, और उसके लिए ऑब्वियसली आपको इतवार के दिन भी काम करना पड़ा, जो हमारे यहाँ वैसे ही हमारे सियासतदान नहीं करते हैं। तो कहने का मकसद सिर्फ यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सिनेरियो में तो ये जरूर कर रही है, लेकिन जिस तरह आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल उठाया है कि लगता यह है कि हर दिन यही सवाल होगा कि आया ये आईनी बेंच ने सुनना है या नॉर्मल बेंच ने सुनना है। तो एक कंफ्यूजन था, उस कंफ्यूजन में आपने सिर्फ मजीद इजाफा किया है, कमी नहीं किया है। क्योंकि हमारे यहाँ जितने भी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के तवज्जुह से, वो ज्यादातर सियासी होते हैं और उसके अंदर आईनी मसाइल होते हैं। हर चीज के अंदर हम चीख मारते हैं, हम कहते हैं कि एक दरखास्त दायर करते हैं, और ये हमारी सियासी जमातें करती हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ कोर्ट्स के अंदर इतना अंबार केसेस का लगा होता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसमें सरे फहरिस्त है। जब तक नून लीग ऑपोजिशन में थी तब वो भी यही करती थी, पीपल्स पार्टी भी यही करती थी। ये सिर्फ इंगेज करने के लिए होता है और चीजों को लिंगर ऑन करने के लिए होता है। मैं आखिरी पॉइंट सिर्फ मखसूस नशिस्तों का कहना चाहूंगी कि आप ये देख लें कि वो मसला कब से शुरू हुआ, आज तक अपनी जगह बरकरार है। तफसीली फैसले पे तफसीली फैसले, वजाहतों पर वजाहतें आ रही हैं, लेकिन नतीजा 0 बाय 0 है। आप ना तो ये तय कर सकते हैं कि आया मखसूस नशिस्तें पीटीआई के हिस्से में है, ना ये तय कर सकते हैं कि हुकूमत के हिस्से में, क्योंकि ना तो आप फैसलों को मानते हैं और ना अपने पार्लियामेंट के तकद्दुस को अप्लाई करना होता है, क्योंकि दोनों तरफ अगर रिजिड पोजीशंस होंगी तो कहीं भी कोई फैसला नहीं होगा। अगर मैं इस अमेंडमेंट की बात करूं तो ऑपोजिशन ने इसको आगे चलकर इन द लॉन्ग टर्म कबूल नहीं करना, वो इसके खिलाफ बार बार कोर्ट में जाएगी, और हुकूमत ने इसको बाद नजर में हर सूरत में अप्लाई करवाना है, क्योंकि इसमें उनका अपना फायदा छुपा है। अच्छा, अभी तो हुकूमत में है तो उनका अपना फायदा है। इफ्तिखार साहब, जब यही गवर्नमेंट ऑपोजिशन में होगी तो क्या ये अमेंड्स तब भी फायदा देंगी उन्हें? देखिए, आज तो जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने बबांग दोहल जो है असेंबली में ये ऐलान किया है कि जब हमारी हुकूमत सेंटर में आएगी तो हम सबसे पहले काम ये करेंगे कि इस अमेंडमेंट को जो है वो रिवर्स करेंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये सिर्फ इनका एक बयान है और इस टाइम पर एक पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू है। तहरीक इंसाफ को अपोजिशन की जरूरत है तो वो हर उस चीज के खिलाफ जाएंगे जो ये सिटिंग गवर्नमेंट करेगी। बईद अज़ अकल बात नहीं है कि शायद लॉन्गर टर्म में पीटीआई इन अमेंडमेंट्स की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी खुद होगी, क्योंकि अगर ऐसी सिचुएशन इनकी गवर्नमेंट में आइंदा फ्यूचर में बनती है
तो जो भी गवर्नमेंट में होगा उसका पल्ला जो है वो भारी रहेगा। जजेस की अपॉइंटमेंट भी उनके हाथों में होगी, और वो जो एक प्रोसेस था जिसके जरिए जो है पहले भी VONC के जरिए जो है इमरान साहब को जो है वो घर भेजा गया, वो प्रोसेस भी जो है वो सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, यानी अभी वो अपोजिशन जो इस अमेंडमेंट की मुखालफत कर रही है, जब वो हुकूमत में आएगी तो वो भी इससे फ़ायदा उठाती हुई आएगी। नाज़रीन, अभी हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे आलमी मंजरनामे का रुख करते हुए इसराइल की बात करेंगे, इसराइली बर्बरियत की बात करेंगे, और ईरान ने वार्निंग दी है। क्या वार्निंग दी है? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने अमेरिका को मशवरा दिया है कि बेहतर होगा कि वो खुद को इस जंग से दूर रखें, वरना इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे। साथ ही साथ इसराइल को भी उन्होंने वार्न किया है और कहा है कि जौहरी तंसीबात पर अगर हमला हुआ तो इसको हम समझेंगे कि आखिरी हद भी उबूर कर ली है। सना, हमने देखा कि पहले भी ईरान ने इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेने के लिए 400 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे थे इसराइल पर, लेकिन इसराइल जो पहले ही फ़िरौनियत पे तुला हुआ है, लेकिन इस्माइल हनिया, हसन नसरुल्लाह, याह्या सिनवार की शहादतों के बाद तो अब ऐसे लगता है कि जैसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो गया उनको, और अब तो जैसे बहुत ज़्यादा वो शेर बन गया है। आपको लगता है कि इस वार्निंग का कुछ असर होगा इसराइल पर? नहीं, देखिए, मेरा ख्याल नहीं है कि इस वार्निंग का कुछ असर होगा, लेकिन ईरान में और इसराइल में दो बड़े वाज़ेह फ़र्क हैं। इसराइल बहुत सोच समझ कर प्लान कर कर हमला करता है। ईरान में एक बड़ी जज्बातियत पाई जाती है। ख़ासतौर पर आपने इस्माइल हानिया का जब हवाला दिया, तो जब उनकी शहादत हुई थी उसके बाद ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर था कि वो इसराइल से इसका बदला ले। फिर उसके बाद हमने देखा कि हिजबुल्लाह को जिस तरह टारगेट किया गया, फिर दोबारा अब हमने देखा कि हमास के सरबराह जो नए बनाए गए थे उनकी भी शहादत हुई। कहने का मकसद ये है कि ईरान में इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रेशर, देखिए उनके पास खोने के लिए बहुत कुछ मौजूद नहीं है, लेकिन इसराइल के पास खोने के लिए बहुत कुछ मौजूद है। उनका आयरन डोम ज़रूर मौजूद है जिसको अपना सेफ्टी जोन कहते हैं, लेकिन ईरान ने इस मरतबा जो हमला किया है, पिछले हमले में जो कि अप्रैल में किए गए थे, कुछ जो लिमिटेड तादाद में थे, जिसमें कहा जा रहा है कि 200 के करीब उन्होंने रॉकेट्स फायर किए थे, उसको तो इसराइल ने किसी तरह डाइजेस्ट कर लिया। लेकिन अब जो हमला हुआ है उसको किसी सूरत में भी डाइजेस्ट नहीं किया जाएगा। ऑफिशियली वहां से डिस्क्लोज नहीं किया गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने इंश्योरेंस के लिए वहां पर अप्लाई किया वो तकरीबन 2500 से ज्यादा हैं। तो आई थिंक ये समझने की जरूरत है कि आया ईरान को ये जरूरत क्यों पेश आई। ईरान में इंटरनली इतना प्रेशर मौजूद था कि उनकी हुकूमत को बिलाखिर उस अवामी प्रेशर को मद्देनजर रखते हुए रिएक्शन देना पड़ा। लेकिन इसराइल में इंटरनल प्रेशर नहीं है, लेकिन स्ट्रेटेजिकली वो ये समझते हैं कि उनको इसका रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। और जहां तक रिस्पॉन्स देने की बात है तो वो इसमें जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करेंगे। उनके यहाँ, वैसे तो ये ऑफिशियली हम खुद क्लेम नहीं कर सकते, हम पाकिस्तान में बैठे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनके यहाँ दो डिविजन मौजूद हैं कि आया हम फौजी तंसीबात को निशाना बनाएं या फिर अवामी जगहों को निशाना बनाएं। क्योंकि देखिए, अगर एटमी तंसीबात के हवाले से बात की जाए तो ये अनऑफिशियली ये चीज मौजूद है कि आया ईरान एटमी तंसीबात से लेस है या फिर नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऑफिशियली अपने आप को एटमी ताकत उस तरीके से क्लेम नहीं किया है। तो इसराइल बहुत सोच समझ कर ये प्लान करेगा, और इसमें अमेरिका हर सूरत में उसके साथ मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स वहां से नाइब सुदूर और सुदूर की सतह पर आ रहे हैं, उसके बाद ये बड़ा मुश्किल है कि अमेरिका अपने आप को बैकआउट कर सके। लेकिन हमें यह देखना होगा कि पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में हम कहां खड़े हैं। अगर ईरान के ऊपर, जो कि हर सूरत में होना है, हमला होता है, तो पाकिस्तान उस पे क्या रिस्पांस देगा? क्या वो एक साल गुजार के, जिस तरीके से हमने एक APC बुलाई और हमने एक करारदाद उसमें पेश की, हमें एक साल लगा, हमास तो छोड़े दूर की बात है, फलस्तीन के ऊपर बात करने में। तो अगर ईरान, ठीक है सना, आपका पॉइंट आ गया है। आदिल साहब, आप क्या किस तरह से इस पूरी सिचुएशन को रीड कर रहे हैं? आपको भी ऐसे लग रहा है कि इसराइल ने जवाब तो देना है, वो प्लानिंग कर रहा है, स्ट्रैटेजी बना रहा है, उसके बाद जवाब देगा? देखिए, जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं उससे तो ऐसा लगता है कि इसराइल कोई प्लानिंग कर रहा है और ईरान के करीब जो है वो अपना असला जो है मुंतकिल कर रहा है, तो वो किसी भी टाइम शायद हमला करे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी कोई फौरी ऐसे हमले के इम्कानात पैदा हो सकते हैं, क्योंकि अमरीकी इलेक्शन में से 4 हफ्ते से कम वक्त रह गया है। और हमने देखा है कि अमरीका के अंदर जब ट्रंप सदर बने थे उस वक्त उनका सबसे बड़ा बयानिया था वो इराक जंग में फौजियों की उनकी हलाकतें थी, और अफगानिस्तान जंग में जो उनके वसाइल इस्तेमाल हुए थे उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने एक कैंपेन शुरू की थी। अगर अब इस मौके पर इस अमरीका जो है वो जंग में शामिल होता है तो यकीनी तौर पर जो एक ऑयल पे जो फर्क पड़ेगा प्राइसेस के ऊपर, उसका इफेक्ट पहले ही यूक्रेन की वजह से जो है वहां पहुंचा है, और अब इस ईरान जंग छिड़ गई तो इसके एक ऑयल की कीमतों पे जो फर्क पड़ेगा वो करेगा, सिर्फ पूरी दुनिया को अफेक्ट करेगा, उसमें अमेरिका भी शामिल है। तो ये मेरा नहीं ख्याल है कि अमेरिका फौरी तौर पर इस हमले में
जो है वो कोई फैसला कर सकता है। ये इलेक्शंस के बाद अगर कोई सूरत हाल बनी तो ठीक है। आपको लग रहा है कि इलेक्शन के बाद अगर सूरत हाल कोई बनी तो फिर हमें ऐसा लगता है कि हमला किया जाएगा, लेकिन उसके असरात बड़े गंभीर होंगे। इफ्तिखार, आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि ईरान ने कहा है कि हमने अहदाफ अपने मुकर्रर कर लिए हैं, इसराइल की जानिब से अगर हमला हुआ तो भरपूर रिटेलिएट किया जाएगा? इफ्तिखार साहब माइक म्यूट। जी अब आ रही है आवाज। जी वो हमला इस तरह होगा नहीं जिस तरह हम सोच रहे हैं। उसकी कुछ मुहर्रिकात तो आपको आदिल साहब ने बता दिए हैं, लेकिन जो अमेरिका का रोल है और ईरान ने जो अमेरिका के खिलाफ जो बयानिया दिया या उनको जो है वो वार्निंग दी है, वो बेसिकली इस वजह से है क्योंकि जो डील हो रही थी इस हमास के अटैक से पहले, अक्टूबर 7 से पहले, वो अमेरिका और ईरान के दरमियान में थी और वो NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के के हवाले से है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर स्टेट अगर बनता भी है तो उसको रोकने की मजाज जो है वो अमेरिका की नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है। इस वजह से वो प्रेशर भी है इसराइल के ऊपर कि वो उनकी न्यूक्लियर रिएक्टर्स को अटैक ना करे। तो मेरे ख्याल में ये एक संदेश बात है। दूसरी यहाँ पर एक तस्हीह जो है वो करता चलूँ क्योंकि उसमें एक बात की गई कि ईरान ने जो है वो रिसेंटली ड्रोन अटैक्स किए। तो ड्रोन अटैक्स जो हुए थे वो हिजबुल्लाह ने बेरूत से जो है वो किए थे। और तीसरी जो बात है वो याह्या सिनवर के हवाले से है, जो हमास के लीडर हैं जिनको उन्होंने शहीद किया अभी। और नेतन्याहू ने खुद भी जो है वो एक बात जो है वो की, क्योंकि जो 2 टॉप मेन लीडर्स थे हमास के उनको उन्होंने टारगेट कर दिया और जो समझे जाते थे इजराइल की जानिब से कि ये मास्टरमाइंड हैं, उन्होंने कहा ठीक है। अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना बदला किसी हद तक ले लिया है, लेकिन ईरान ने धमकी कि अगर ईरान इसराइल जंग छिड़ी तो फिर अमेरिका भी इससे महफूज नहीं रहेगा। नाजरीन, अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारे गेस्ट हमारे साथ मौजूद थे इफ्तिखार साहब, आदिल साहब और सना, आपका बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह निगहबान।